जो मुझे थोड़ा बहुत तजर्बा है या अनुभव है। वैसे तो हमारी नेता आदरणीय बहन जी हर व्यक्ति के लिए एक पैगाम देती हैं जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक नारा देती हैं, वो 2 लाइन में मैं आपके बीच में वो नारा रखूंगा और फिर कैडर पे अपनी बात शुरू करूंगा। आदरणीय बहन जी का एक नारा है, हम सबके लिए एक पैगाम है कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ। ये पैगाम है हमारे नेता का सर्व समाज के लिए। साथियों, मैंने अभी आपके बीच में रखा कि मैं कुछ बिंदुओं पर बात रखूंगा कि बहुजन समाज पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। आज इसकी बागडोर आदरणीय बहन कुमारी माइती जी के हाथ में है। वो किस तरीके से पार्टी के लिए समर्पित है, हम सब लोगों के लिए समर्पित है। देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस तरीके की सरकार है, कैसे चल रही है, और हमें आर्थिक तौर पर अपने इस मिशन को, इस पार्टी को क्यों मजबूत करना चाहिए, हमें अपने संगठन को क्यों मजबूत करना चाहिए। इन 5 बिंदुओं पर थोड़े थोड़े करके मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि साथियों आज हम कहते हैं कि हम देश के अंदर आजाद हैं। हर व्यक्ति कहता है कि हम इस देश के अंदर आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। हर पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहता है हम इस देश के अंदर आजाद हैं। लेकिन कैसी आजादी है, इसकी असलियत कोई नहीं जानता। किस तरीके की आजादी मिली है। एक व्यक्ति गरीब हालत में भूख से तड़फा था, जाड़े से ठिठुरा था, नंग अवस्था में रोड पे पड़ा था। पलट कर देखा तो उसके सीने पे लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये है आज की आजादी। आज 74 साल 77 साल इस देश की आजादी को हो चुके, और इस आजादी को हासिल करने के लिए किसी एक व्यक्ति की कुर्बानी नहीं थी, किसी एक समाज की कुर्बानी नहीं थी, बल्कि इस देश में रहने वाले हर समाज के महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आजाद कराया था। हर समाज के नौजवान साथियों ने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया था। हर समाज की माओं ने और बहनों ने अपने गोद सूनी करके इस देश को आजाद कराया था। किस लिए आजाद कराया था कि हम इस देश के अंदर आजादी की जिंदगी जिएंगे, हमें इस देश के अंदर इज्जत और सम्मान मिलेगा, हमें इस देश के अंदर बराबरी का दर्जा मिलेगा, हमें इस देश के अंदर रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा। ये ख्वाब हमारे उन महापुरुषों ने देखा था जिन्होंने अपना खून बहाकर इस देश को आजाद कराया। परंतु आज 77 साल के बाद भी कैसी आजादी मिली है। आज भी इस देश के अंदर 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। वो अपना जीवन कहाँ गुजारते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर, रेल के प्लेटफार्मों पर, रोड के फुटपाथ पर। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस आजादी का फायदा उठाया। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल हैं उनके पास। अगर अपने घर में कोई जानवर भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, तो उसके लिए अलग से बेडरूम बनाया जाता है। एक तरफ इंसान के रहने के लिए जगह नहीं है, सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, एक तरफ जानवरों के लिए अलग से बेडरूम बनाया जाता है। हम कहते हैं हम इस देश के अंदर आजाद हैं। कैसी आजादी है ये। आज 15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जब दिन निकलता है
तो इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चों के खाने पीने के लिए कहां से आए, कहां से हमारे बच्चों का पालन पोषण होगा। इंतजार करते हैं मजदूरी का, खड़े हो जाते हैं शहर के चौराहों पर। अगर मजदूरी लग जाती है तो बच्चों का भी पालन पोषण हो जाता है, अगर मजदूरी नहीं लगती तो बच्चे भी भूखे पेट सो जाते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी का फायदा उठाया है, अगर एक टाइम का भोजन करते हैं तो 4-5 हजार रुपए खर्च करते हैं। एक तरफ बच्चे भूखे पेट सोते हैं, एक तरफ एक व्यक्ति 4-5 हजार रुपए का भोजन करता है। यह है इस देश की आज़ादी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस आज़ादी को हासिल करने में हर समाज के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई थी। और जब काफी समय इस हालत में गुजर गया, क्योंकि हमारे आज जो हमारा मिशन है, हमारी पार्टी है, ये इस लड़ाई को इन गरीब मजलूम बेसहारा लोग जो आज इस देश के अंदर रहते हैं, ये 88-90% लोग हैं। इनकी ये लड़ाई, इनके अधिकारों की लड़ाई, ये अब से शुरू नहीं हुई। ये लड़ाई इनकी आज़ादी से बहुत पहले से चल रही। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो उस देश के रहने वाले लोग, इसी देश के रहने वाले लोग 18-15% लोग इस देश की हर व्यवस्था के मालिक थे। यहाँ के राजा महाराजा भी वही थे, यहाँ के पढ़े लिखे भी वही थे, यहाँ के जमींदार भी वही थे। सारी व्यवस्था उनके हाथ में थी, बाकी अंग्रेजों के हाथ में थी। बाकी 88-90% लोग कैसा जीवन गुजारते थे इस देश के अंदर? वो किसी एक समाज के नहीं थे। वो दलित भी थे, पिछड़े भी थे, मुसलमान भी थे, अपर कास्ट के गरीब भाई भी थे। उनका कैसा जीवन था उन 88% लोगों का? उन्हें इस देश के अंदर पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, चारपाई पे सोने का अधिकार नहीं था। एक जानवर जैसी इनकी जिंदगी थी। ऐसी व्यवस्था इस देश के अंदर थी। ऊपर अंग्रेजों का राज था, नीचे इस देश के रहने वाले 10-12% लोगों का राज था, बाकी 88% लोग गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। इन 88-90% लोगों को इनका अधिकार दिलाने के लिए, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाने के लिए, इन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाने के लिए, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए इस लड़ाई को सबसे पहले किसने शुरू किया? इस लड़ाई को सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों में, दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में, अपर कास्ट के 80% लोगों में शिक्षा की रोशनी पैदा करने का काम किया। और इनकी वो लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले। फिर ये कमान छत्रपति साहूजी महाराज ने संभाली और उन्होंने भी इन 88% लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, और वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले। फिर ये कमान गुरु नारायण सिंह जी ने संभाली और उन्होंने भी पूरे देश का भ्रमण किया। दलितों के बीच में गए, पिछड़ों के बीच में गए, मुसलमानों के बीच में गए, अपर कास्ट के लोगों के बीच में गए, इन्हें जगाने का काम किया। और इस लड़ाई को, इनके हक की लड़ाई को लड़ते लड़ते वो भी हमारे बीच से चले। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संभाली। और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि जब तक इस देश में रहने वाले दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाश के गरीब भाइयों को, 88% लोगों को इनका हक नहीं दिला दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कैसी उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज अगर आप इस कुर्सी पर बैठे हो, मैं यहां से बोल रहा हूं, तो किसी और की देन नहीं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देश आजाद हुआ, जिन लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर पहले थी, वो चाहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा हो। बाबा साहब चाहते थे
कि इन गरीबों की ताकत की वजह से राजा पैदा हो। लड़ाई बहुत चली। उन्होंने कहा कि इस देश में वोट का अधिकार पढ़े लिखे जमींदार पूंजीपति धन्ना सेठ लोगों को होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि जो इस देश के अंदर पैदा हुआ है उसे वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये लड़ाई दिल्ली से लेकर लंदन तक लड़ी गई और बाबा साहब इस लड़ाई में कामयाब हो गए। और उसी का नतीजा है कि आज रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, हमारे देश में गरीबों की ताकत की वजह से राजा पैदा होता है। अगर ये कितना बड़ा सम्मान दिलाने का किसी ने काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, किसी और ने नहीं किया। हम इसकी अहमियत नहीं समझते। आपको इसकी अहमियत समझनी होगी। कितनी बड़ी ताकत आपको देने का काम किया है, कितना बड़ा सम्मान देने का काम किया है। अगर ये सम्मान तुम्हारे पास नहीं होता तो आज तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था। 88% लोगों को कोई भी किसी भी हालत में पूछने वाला नहीं था। ऐसी जिंदगी गुजारते जैसे आजादी से पहले गुजारते थे। आप सोचते हो कितनी बड़ी ताकत है? कभी नहीं सोचते। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, कभी अपनी कोठी से बाहर ना निकला हो, कभी गाड़ी से पैर नीचे ना उतारा हो, कभी उसके कपड़ों पर दाग ना आया हो और उसे चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए तो भाग कर कहाँ पहुँचता है? गरीबों के बीच में पहुँचता है। और गरीब कौन है? हम सब गरीब हैं, आप सब गरीब हैं। चला जाएगा भागा हुआ, कोई परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो महल दुमहलों वालों के बीच में नहीं जाता। अगर उनके 2 बेटे हैं तो दोनों विदेश में पढ़ ले, उनके पास वोट भी नहीं है। वो सीधा तुम्हारी गली में जाएगा, कीचड़ भरी गली में भागा चला जाएगा। कहीं तुम्हारे बुजुर्ग बैठे हैं, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, भाग के उनके पैर छू लेगा और क्या कहेगा? बाबा मुझे आशीर्वाद दे दो। और जब तक पैर नहीं छुएगा, जब तक बाबा का आशीर्वाद नहीं लेगा, वो बाबा का आशीर्वाद नहीं लेता। वो बाबा साहब की दी हुई ताकत का हासिल करना चाहता है, वोट को हासिल करना चाहता है, इसलिए तुम्हारे बाबा के पैर छू रहा। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारा कीचड़ में सना बच्चा बैठा है, भाग के उसे गोदी में ले लेगा। क्या कहेगा? बहुत प्यारा बच्चा है। आगे बढ़ेगा, कहीं तुम्हारी माँ बहन रोटी बना रही, लकड़ी में रोटी बन रही, धुएं की रोटी रखी, उठा के खानी शुरू कर देगा। क्या कहेगा? बहुत अच्छा खाना बना है। होता है नहीं होता है? चाबी लगाओगे तब ना होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर बाबा साहब की दी हुई ये ताकत तुम्हारे पास नहीं होती, कोई तुम्हारी कीचड़ भरी गलियों में नहीं जाता, कोई तुम्हारे बुजुर्ग के पैर छूना पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे कीचड़ सने बच्चे को लेना पसंद नहीं करता, कोई तुम्हारे माँ बहन के हाथ की रोटी खानी पसंद नहीं करता। अगर इतना बड़ा सम्मान तुम्हें किसी ने दिलाने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। बाबा साहब किसी एक समाज के बाबा नहीं थे, वो इस देश में रहने वाले हर गरीब के बाबा थे। हर गरीब की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। और अफसोस कि बहुत कम उम्र में वो हमारे बीच से चले गए। और मेरा तो ये मानना, अगर बाबा साहब कुछ और दिन जिंदा होते तो इस देश के गरीब लोग, ये दलित पिछड़े मुसलमान अपर कास्ट के गरीब 80% लोग इस देश के हुक्मरान होते, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं होती। लेकिन अफसोस कि वो भी इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारे बीच से चले गए। फिर ये कमान किसने संभाली? फिर ये कमान मान्यवर काशीराम जी ने संभाली। और उन्होंने भी ये फैसला कर लिया कि मैं अपना पूरा जीवन, बहुत अच्छे काबिल व्यक्ति थे, उनके बारे में सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे IAS रैंक की नौकरी करते थे। ये हालात देखे इन गरीबों के और अपने मिशन को पढ़ा। महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहूजी महाराज, गुरु नारायण सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस मिशन को पढ़ा। और फिर उन्होंने ये फैसला करा कि अब तो इस बागडोर को संभालने वाला कोई भी नहीं है,
हालात देखे, मैं परिस्थिति बारीकी में नहीं जाऊंगा, हालात देखे फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जिस लड़ाई को ये हमारे महापुरुष अधूरी छोड़ कर गए हैं, अब इस कमान को मैं संभालूंगा और इस देश में रहने वाले इन 88-90% लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। और इस लड़ाई को उन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना कोई परिवार नहीं बसाऊंगा, मेरे पास अपनी कोई पूंजी नहीं होगी, मेरा परिवार भी ये गरीब लोग होंगे, मेरी पूंजी भी ये गरीब लोग होंगे, मेरा घर भी ये गरीब लोग होंगे। और कैसा उन्होंने अपना जीवन गुजारा, इन गरीबों के बीच में रहते थे, सूखी रोटी खाते थे, कभी पानी भी मिल गया तो पी लिया। बहुत सारे लोगों ने साथ में काम किया, मैंने भी साथ में काम किया है। एक महान शख्सियत थे, सोचा कि इस लड़ाई को कैसे लड़ूं, पाम से बनाई, DS4 बनाई, सोचने लगे कि इससे तो काम नहीं चलता, हमारी वोट ज्यादा है, हमारी तो 88% वोट है, हमारी वोट के बल पे ये लोग बनते हैं, इसलिए हमें कोई राजनीतिक मंच बनाना चाहिए। और फैसला कर लिया कि इस देश में रहने वाले इन 88-90% लोगों की लड़ाई लड़ूंगा, इन्हें इनका हक दिलाऊंगा, इन्हें इज्जत और सम्मान दिलाऊंगा, इन्हें बराबरी का दर्जा दिलाऊंगा, इन्हें रोटी कपड़ा और मकान दिलाऊंगा। और एक राजनीतिक मंच बनाने का फैसला कर लिया। इस देश में रहने वाले इन गरीबों के लिए बहुजन समाज पार्टी बनाने का फैसला किया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक मंच के साथ साथ एक मिशन है। इन गरीब, इस देश में रहने वाले, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे मुसलमान है, चाहे अपर कास्ट के गरीब भाई हैं, इन सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी बनानी पड़ी ताकि आपको आपका हक मिल सके, आपको आपके अधिकार मिल सके, आपको बराबरी का दर्जा मिल सके। इसलिए मेरी गुजारिश है सर्व समाज के भाइयों से कि बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े। और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये लड़ाई हमारी लड़ी जा रही है, इस देश में रहने वाले गरीबों की लड़ी जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन इस देश के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, मुसलमान, अपर कास्ट के गरीब भाई बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गए तो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा, वो इस मिशन को बहुत आगे पहुंचाया और अफसोस कि वो भी बहुत थोड़ी सी उम्र में हमारे बीच से चले गए। आज ये कमान किसके हाथ में है? आज ये कमान बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। और उन्होंने भी ये फैसला कर रखा है कि जब तक इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, प्रकाष्ट के गरीब भाइयों को इस देश का हुक्मरान ना बना दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। फैसला बहन कुमारी मायावती ने कर रखा। हम लोग कुछ भी कहें, आदरणीय बहन जी का एक पल बहुजन समाज पार्टी के लिए समर्पित है। इस देश में रहने वाले इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए समर्पित है। उन्होंने कभी भी इस मिशन के आगे कोई फैसला नहीं किया, उन्होंने कभी अपने फायदे के लिए नहीं किया, उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के लिए काम किया, बहुजन समाज के लिए समर्पित रहे। जब आदरणीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुई थी तो कई चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, मिशन के लिए पूरे प्रदेश में काम किया। जब स्टेज नहीं मिलता था तो बुग्गी पर खड़े होकर, छोटी गाड़ी होती थी उन पर खड़े होकर भाषण दिया। किस तरीके से मेहनत की पूरे प्रदेश का एक कार्यकर्ता जानता है।
1989 में बिजनौर से पहली बार सांसद चुनी गई। उस वक्त 3 सांसद हमारे चुनकर आए थे। जनता दल का दौर था। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। वीपी सिंह जी ने साहब को टेलीफोन किया कि मुझे तुम्हारे सांसदों की जरूरत है, आप अपने सांसदों का समर्थन हमें दे दो, हम बदले में आपको 2 मंत्रालय देंगे, एक कैबिनेट मंत्रालय, एक राज्य मंत्रालय। कैबिनेट मंत्रालय में जो भी विभाग आप कहोगे, रक्षा मंत्री से लेकर नीचे तक, चाहे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, जो आप कहोगे वो दे देंगे। साहब ने कहा कल जवाब दो। शाम को पहुंचे, आदरणीय बहन जी से मशवरा हुआ। बहन जी ने कहा, साहब ने कहा भाई मैं कैबिनेट मंत्री बनाना चाहता हूं आपको। बहन जी ने कहा कैबिनेट मंत्री बनने से मेरा नाम होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। हमें कोई ऐसा फैसला करना चाहिए जो इस देश में रहने वाले ये 88-90% लोग हैं, इनके हक का फैसला हो, इनका सम्मान बढ़े, इनके अंदर ऊर्जा पैदा हो। तो फिर ये तय किया गया कि हम वीपी सिंह के सामने 3 शर्त रखेंगे। अगर वो हमारी शर्त मान लेंगे तो हम अपने सांसदों का समर्थन उनके सरकार को दे देंगे, नहीं मानेंगे तो हम अलग बैठ के विपक्ष में बैठेंगे। अगले दिन फिर टेलीफोन आता है वीपी सिंह जी का साहब के पास। साहब ने कहा हम तुम्हें अपनी पार्टी का समर्थन दे देंगे, अपने सांसदों का समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारी 3 शर्त होंगी। उन्होंने कहा क्या? तो पहली शर्त होगी हमारी कि जो हमारे देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोग हैं, हम चाहते हैं जिन्होंने इन्हें एक तरीके से जगाने का काम किया, इन्हें इनका हौसला बुलंद करने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आपको भारत रत्न से नवाजना होगा। पहली शर्त हमारी ये होगी। दूसरी शर्त हमारी ये होगी कि इस देश में रहने वाले जो हमारे कमजोर लोग हैं, पिछड़े समाज के भाई हैं हमारे, जो आज भाजपा के नारे लगाए, इन्हें मालूम नहीं कि किसकी बदौलत मिला है। इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेंडिंग पड़ी हुई है। आपको सरकार में आते ही इनकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी होगी ताकि ये पिछले समाज के हमारे भाइयों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तीसरी हमारी शर्त होगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आगवानी रथ यात्रा लेकर निकले हैं और वो राम जन्मभूमि का मुद्दा पास कराना चाहते हैं, इस देश में सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते हैं। इससे हमारे मुसलमान भाइयों को ठेस पहुंचेगी जो आज सपा के नारे लगाते हैं। अगर इन्हें सम्मान दिलाने का, सबसे पहले इनकी लड़ाई लड़ने का, इन्हें सम्मान दिलाने का काम किया है तो मान्यवर काशीराम जी और बहन कुमारी माई जी। हमारी तीसरी शर्त ये होगी कि लाल कृष्ण आगवानी जो रथ यात्रा लेकर निकले, इन्हें कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलने देना है और इनका एजेंडा भी पास नहीं होने देना है। तीनों शर्त वीपी सिंह ने मानी और साहब ने उन्हें अपने सांसदों का समर्थन दे दिया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा बताने का मतलब यह है कि आज अगर किसी को एक प्रधानी का लालच दे दिया जाए तो उसी में बिक जाता है। आदरणीय बहन जी ने कैबिनेट मंत्री और मन चाहा मंत्रालय छोड़कर इन गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों के हक में फैसला कराया। कितनी बड़ी कुर्बानी है उनकी। पहली बार सांसद बनी थी, सोचती कि मैं तो पूरे देश में जान जाएंगे, सब पूरी दुनिया में लोग मुझे जान जाएंगे, लेकिन उन्हें छोड़ के इस मिशन के लिए समर्पित हो गई।
बात बहुत सारी है। आपको मालूम होगा 2003 जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता आदरणीय बहन जी के पास पहुंचे, कहने लगे बहन जी बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, सर्व समाज के भाई खुश हैं, हमारी पूरी पार्टी खुश है, हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी रहो, लेकिन हमारी एक शर्त है कि अब पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला है 2004 के शुरू में, आप अपनी पार्टी का समर्थन पूरे देश में हमें कर दो। आदरणीय बहन जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा समझौता तो उत्तर प्रदेश तक है आपसे, और आप ये सोचो कि मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी की खातिर अपनी इस पार्टी के मिशन को आपके पास गिरवी रख दूं, ऐसा संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा संभव नहीं है तो हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। आदरणीय बहन जी ने कहा ठीक है, मुझे सोचने का वक्त हो। अब आप जानते हैं बहन जी क्या सोचती हैं। बहन जी ने कुछ नहीं सोचा, बहन जी ने सोचा हमारे महापुरुषों के खून से सींचे हुए इस पौधे को मैं उत्तर प्रदेश की कुर्सी की खातिर इनके पास गिरवी रख दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुरंत इस्तीफा, सुबह गए और तुरंत इस्तीफा दे दिया। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, कहा मैं अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती, इस्तीफा दे दिया। कैसे हालात पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया और भारी तादाद में हमारे विधायकों को तोड़ लिया गया। किस तरीके के हालात पैदा किए गए, पार्टी को तोड़ दिया गया और भारतीय और समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी गई। उसी वक्त आदरणीय बहन जी पर संगीन अपराधों में मुकदमे कायम किए गए। ताज कॉरिडोर जैसे मामलों को दोबारा से खोल दिया गया। सारे आवासों पर सीबीआई के छापे डाले गए क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और कैसे हालात पैदा हुए आपको सब मालूम है, कैसी परिस्थिति पैदा हुई। और उसी वक्त मान्यवर काशीराम जी को ब्रेन हेमरेज हो गया। कैसी परिस्थिति थी, कैसे हालात थे, लेकिन आदरणीय बहन जी ने अपनी हार नहीं मानी, बरोबर लड़ती रही। फिर भाजपा के लोग पहुंचे, कहने लगे बहन जी अब भी वक्त है, हम दोबारा से आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, सारे मुकदमे वापस ले लेंगे, कोई छापा नहीं पड़ेगा, आप हमारी बात मान लो। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि कान खोल के सुन लो, आप कहते हो मैं मुख्यमंत्री बना देंगे, आप देश की कुर्सी भी मुझे सौंपोगे तो मैं अपने महापुरुषों के खून से सींचे हुए पौधे के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून की एक बूंद है, सारी उम्र भी जेल में रहना पड़े, मैं इस मिशन को सींचती रहूंगी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी कौन दे सकता है। बहुत सारे वाकये आपको मालूम होगा। आदरणीय बहन जी राज्यसभा की सांसद थी, 2017 में भाजपा की सरकार थी। मैं भी उस हाउस में था, आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं भी 12 साल हाउस में रहा हूं। मैं साथ में बैठा हुआ था और 2 ही सांसद गए थे उत्तर प्रदेश से, आदरणीय बहन जी और मैं भी उस हाउस में मौजूद था जब देश के कोने कोने में भाजपा की सरकार में दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जुल्म हो रहे थे। चाहे वो गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जब जुल्म हो रहे थे तो जब हाउस शुरू हुआ तो आदरणीय बहन जी खड़ी हो गई और इस पे बोलना शुरू किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया। हाउस स्थगित हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर भाजपा के लोगों ने हंगामा किया, फिर हाउस स्थगित हुआ, फिर तीसरी बार शुरू हुआ, फिर बहन जी खड़ी हो गई, फिर भाजपा के लोगों ने हंगामा किया, फिर हाउस स्थगित हुआ। स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुला ली
और सारे दलों के बीच में तय हुआ कि मायावती जी को बोलने दिया जाएगा, इन्हें समय दिया जाएगा, सबसे पहले ये बोलेंगे। और जब हाउस शुरू हुआ और आदरणीय बहन जी ने बोलना शुरू किया और सच्ची बात कहनी शुरू की, तो भाजपा के लोगों को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने फिर हंगामा कर दिया और यहाँ तक हंगामा किया कि उनके मंत्री भी गैलरी में आ गए। तभी आदरणीय बहन जी ने कहा था कि भाजपा के लोगों कान खोल के सुन लो, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो हाउस के अंदर तमाशा देखते हैं बैठ के। अगर मेरे लोगों के ऊपर जुल्म होता रहे और मैं यहाँ बैठ के तमाशा देखती रहूं, ऐसे हाउस में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी इसी वक्त इस्तीफा देती हूं और इस्तीफा देकर चली गई। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये सारी बात मुझे बताने के लिए ये जरूरत पड़ी कि हमारी नेता जो आज कमान संभाल रखी है बीएसपी की, वो कितनी समर्पित हैं। इस समाज में भी बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं इस समाज से। आदरणीय बहन जी, चाहे वो जगजीवन राम जी रहे, चाहे वो पासवान जी रहे हो, चाहे वो राम अठावले जी रहे हो, बहुत सारे नेता पैदा हुए। अगर जरा सा उन्हें लालच दे दिया गया तो अपने आप को बेच देते, अपने समाज को बेच देते। और एक हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, कितना ही बड़ा उन्हें लालच दे दो, लेकिन इस मिशन के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। एक पल इस मिशन के लिए उनका गुजरता है। बहुत सारे लोग जिन्हें क्या क्या कहते हैं, उन्होंने हमेशा इस मिशन के लिए पूरी तरीके से समर्पित रही। 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली। किस तरीके की सरकार चली? सर्व समाज के हित के फैसले हुए, सर्व समाज का विकास हुआ, सर्व समाज के बच्चों को रोजगार दिया गया, सर्व समाज में नई नई योजनाओं से सर्व समाज को आगे बढ़ाया गया। और कानून व्यवस्था किस तरीके की लागू की गई, ये मुझे डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, सब हमारे भाइयों ने आपको बता रखा होगा। एक मिसाल कायम कर दी किसी भी स्तर पर। आदरणीय बहन जी ने इस प्रदेश को हर तरीके से संवारने का काम किया। और कैसा भाईचारा बनाया। 4 बार की सरकार में खड़ा होकर एक व्यक्ति ये बता दे कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो, किसी हिंदू भाई की जान गई हो, किसी मुसलमान भाई की जान गई हो, किसी का इनकाउंटर बेकसूर हुआ हो, एक व्यक्ति खड़े होकर बता दे। और कैसा भाईचारा पैदा हुआ आपको मालूम होगा। 30 सितंबर 2010 जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का फैसला आना था तो पूरे देश में सन्नाटा था। हर व्यक्ति खौफजदा था, सोचता था जिस दिन फैसला आएगा पता नहीं इस देश के कैसे हालात पैदा होंगे। और फैसले से पहले आसपास के सारे प्रदेशों में सारे मुख्यमंत्रियों ने ऐलान कर दिया कि हमारा प्रदेश बंद रहेगा, हमारा प्रदेश बंद रहेगा, हमारा प्रदेश बंद रहेगा। आदरणीय बहन जी ने कहा कि फैसला मेरे प्रदेश में आ रहा, लखनऊ बेंच से आ रहा है, मेरा प्रदेश बंद नहीं रहेगा। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसने कहा कि नहीं प्रदेश बंद रखो, पता नहीं कैसे हालात पैदा हों। आदरणीय बहन जी ने कहा कि मुझे अपने प्रदेश के लोगों पर भरोसा है, अपने हिंदू भाइयों पर भरोसा, अपने मुसलमान भाइयों पर भरोसा है। फैसला जो भी आएगा हमारे भाइयों को मंजूर होगा, कोई विवाद हमारे प्रदेश में नहीं होगा। सारे ऑफिस खुले, सारे स्कूल्स खुले, हर तरीके की व्यवस्था लागू रही। जो भी फैसला आया उसे हमारे हिंदू भाइयों ने मंजूर किया, मुसलमान भाइयों ने मंजूर किया। ये ताकत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की थी, किसी और की ताकत नहीं। कैसा भाईचारा पैदा करके दिखाया आपको मालूम होगा। एक भी कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। अगर कहीं हिंदू भाई का कांटा लगता था तो उसका तकलीफ मुसलमान भाई को होती थी, और कहीं मुसलमान भाई का दर्द होता था
तो उसका एहसास हिंदू भाई को होता था। ऐसा भाईचारा पैदा करके दिखा। आज आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाओ और वह सारी पार्टियों के लोग हों, सपा के भी लोग हों, कांग्रेस के भी लोग हों, भाजपा के लोग भी हों, और उनके सामने ये बात रख दो कि भाई आज़ादी से आज तक उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बढ़िया चली, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा के लोग भी कहेंगे, सपा के लोग भी कहेंगे और कांग्रेस के लोग भी यही कहेंगे, अगर शासन देखा, कानून व्यवस्था देखी, विकास देखा, रोजगार दिया, तो बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी। कहने के लिए मजबूर है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज ये कमान बहन जी के हाथ में है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ो, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करो। आज आदरणीय बहन जी ने ये कमान संभाल रखी है। हम लोग बहुत सारा जिक्र करते हैं, आपस में भी करते हैं, हमारे सामने सवाल भी रखते हैं कि हम गठबंधन में शामिल नहीं हुए। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। गठबंधन हमने 1995 में किया समाजवादी पार्टी से। ये रिकॉर्डेड चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको। समाजवादी पार्टी को हमारा वोट गया, समाजवादी पार्टी का हमें वोट नहीं मिला, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को पहुंचा, हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। ये रिकॉर्ड है, उठाकर देख लें। 1996 में हमारा गठबंधन कांग्रेस से हुआ। कांग्रेस को हमारा वोट गया, कांग्रेस का वोट हमें नहीं मिला, और जो सीट हमारी 1950 जो सीट हमारी 1993 में आई, वही हमारी 1996 में आई। और उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को पहुंचा। ये आपके सामने है, रिकॉर्ड उठाकर देखिए। 2002 में हमने अकेले इलेक्शन लड़ा, 100 सीट हमारी आई। उसके बाद 2019 में गठबंधन हुआ, 3 पार्टियों का गठबंधन हुआ, समाजवादी पार्टी का, आरएलडी का और बहुजन समाज पार्टी। जिस दिन गठबंधन हुआ उस दिन इस प्रदेश के कोने कोने से ये आवाज आई कि भाई अब क्या ऐसा गठबंधन हुआ है कि कम से कम 60-65 सीट जीतेगा ये गठबंधन और भाजपा हार जाएगी। और हकीकत भी है, आरएलडी का पर्सनल वोट, समाजवादी का पर्सनल वोट, बीएसपी का पर्सनल वोट और मुसलमानों का वोट अगर आप एक जगह जोड़ कर डाल दोगे तो 65 की बात छोड़ो 75 सीट जीतेंगे, इससे कम नहीं जीत सकते। ये लोगों के दिमाग में बात आ गई। लेकिन हुआ क्या चुनाव आते आते? समाजवादी पार्टी का सारा वोट भाजपा में चला गया, आरएलडी का सारा वोट भाजपा में चला गया। इसके सबूत हैं। कैसे चला गया? आरएलडी को 3 सीट दी गई, मुजफ्फरनगर, बागपत, मथुरा। और कौन सी सीट थी? जहां 40% के आसपास अकेले जाट समाज का वोट था। और कौन लड़े थे वहां से? चौधरी अजीत सिंह, चौधरी जैद सिंह और विजेंद्र सिंह, जो उस पार्टी के रहनुमा थे, जाटों के नेता थे, वो लड़े थे। और सारे के सारे जाटों ने वोट सब भाजपा को दे दिया और तीनों के तीनों हार गए। उनके पास रिकॉर्ड है, उनके पास बीएसपी का और मुसलमानों का वोट रह गया, बाकी सारे का सारा भाजपा में चला गया। ये रिकॉर्ड में उठाकर देख लो। जब उन्होंने अपने आकाओं को वोट नहीं दिया तो बाकी सीटों पर कहां से देते? अब समाजवादी पार्टी का कैसे चला गया? फिरोजाबाद से कौन लड़ा था? अक्षय यादव। बदायूं से कौन लड़ा था? धर्मेंद्र यादव। कन्नौज से कौन लड़ा था? डिम्पल यादव। कौन सी सीट है? तीनों उठाकर देखो जहां 40% यादव है अकेला, और तीनों के तीनों हार गए।
सारा वोट भाजपा में चला गया। उनके पास किसका वोट बचा? मुसलमानों का और दलितों का वोट। ये रिकॉर्ड है, उठाकर देख ले। अब कौन सी 15 सीट जीते? जो 15 सीट जीता गठबंधन, ये वो सीट जीते जहां 50% के आसपास दलित और मुसलमान थे। वो सीट कौन कौन सी हैं? सहारनपुर उठाकर देख लो, नगीना उठाकर देख लो, बिजनौर उठाकर देख लो, संबल उठाकर देख लो, अमरोहा उठाकर देख लो, रामपुर उठाकर देख लो, मुरादाबाद उठाकर देख लो, श्रावस्ती उठाकर देख लो, अम्बेडकर नगर उठाकर देख लो, गाजीपुर उठाकर देख लो, जौनपुर उठाकर देख लो, लालगंज उठाकर देख लो, आप आजमगढ़ उठाकर देख लो। एक मैनपुरी ऐसी सीट थी जहां मुस्लिम दलित कम था, वहां मुलायम सिंह जीते। अगर 50% दलित मुसलमान आजमगढ़ में नहीं होता तो अखिलेश जी भी घर को आ जाते हार के, जैसे उनकी मिसेज हार गई और भाई हार गए। अब आदरणीय बहन जी यही तो कहती है हमसे, भाई इन पार्टियों से समझौता करने से हमें कुछ नहीं मिलता, हमारा ईमानदारी से इन्हें वोट चला जाता है। इसलिए आप हर समाज के बीच में जाओ, आप दलितों के बीच में जाओ, मुसलमानों के बीच में जाओ, पिछड़ों के बीच में जाओ, यादव के बीच में जाओ, जाटों के बीच में जाओ, सारे समाजों को पार्टी से जोड़ो। जैसे आप 2007 में गए थे, स्पष्ट बहुमत की हमारी सरकार बनी थी, ये आदरणीय बहन जी कहती है। तो इसलिए जो भी फैसला होता बहन जी बहुत सोच समझ के करती है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, पूरी ताकत के साथ अपने नेता के लिए समर्पित रहना चाहिए, वो हमारी लड़ाई लड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं जो आप रजिस्टर लेकर फिरते हो ना, या आप मांगते हो, ये क्यों मांगने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमारी पार्टी एक मिशन है, और ये मिशन किसकी बदौलत चलता है? इन 88% लोगों की बदौलत चलता है। हमारी पार्टी कोई धन्ना सेठ, पूंजीपति या उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेती। और क्यों नहीं लेती? क्योंकि ये पार्टी किसने बनाई थी, ये मिशन किसने बनाया था? मिशन तो बहुत दिन से चल रहा, पार्टी किसने बनाई थी? माननीय काशीराम जी ने। जब पार्टी बनाई थी तो उस वक्त थोड़ी सी बात आगे बढ़ी थी, तो बहुत सारे उद्योगपति, धन्ना सेठ, पूंजीपति साहब के पास पहुंचे, कहने लगे कि आप इस पार्टी को लेकर चलो, हम पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, जितना पैसा होगा हम लगाएंगे। तो साहब ने कहा आपके पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्टी मैंने आपके लिए नहीं बनाई। अगर मैं ये पार्टी आपके लिए बनाऊंगा, आपसे पैसा लूंगा, तो फिर आपके हक में आने वाले वक्त में अगर कोई ताकत आती है तो आपके हक में फैसले लेने पड़ेंगे। ये पार्टी तो मैंने गरीबों के लिए बनाई है, इस देश में रहने वाले इन कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों के लिए बनाई है, इनके हक के लिए बनाई है। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो इनसे पैसा लूंगा। और आपको मालूम होगा, जब थोड़ी सी बात आगे बढ़ी तो साहब ने कहा था कि भाई पैसे की जरूरत है, एक वोट तो आप दे रहे हो, एक नोट भी दो। और एक नोट भी लोगों ने देना शुरू करा था। फिर बात आगे बढ़ी तो साहब ने कहा 15 मार्च मेरा जन्मदिन है, आप मुझे बड़े बड़े गिफ्ट लाते हो, गिफ्ट मत दिया करो, इस मिशन को चलाने के लिए आधा पैसा मिलता है उन गिफ्टों से, आप मुझे आर्थिक सहयोग करा। तब आप लोगों ने 15 मार्च के दिन आप साहब को सहयोग करना शुरू कर दिया। फिर कई सूबों में बात थोड़ी आगे बढ़ी तो साहब ने कहा भाई अभी इससे काम नहीं चलता। अब 15 जनवरी को जो मायावती यानी बहन जी का जन्मदिन है, उस पर आप जन्मदिन पर सहयोग करा, और आप लोगों ने 15 जनवरी को सहयोग करना शुरू कर दिया, और आज तक करते चले आ रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, पहले भी किया है, कभी जन्मदिन के नाम पे, कभी रजिस्टर के नाम पे, कभी रसीदों के नाम से इस मिशन को चला रहे हैं, इस पार्टी को चला रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि जो भी पैसा आप देते हो वो पार्टी में लगता है, पार्टी के काम आता, किसी का पर्सनल कोई पैसा नहीं है। जितना भी पैसा आता सब पार्टी के नाम से लगता है, पार्टी में लगता, कोई पैसा किसी के पास नहीं आता, नहीं बहन जी के पास भी कोई पैसा नहीं है। आपको मालूम होगा एक पत्रिका निकली थी लंदन से, और उस पत्रिका में लिखा था
हमारे देश की हर पार्टी के बारे में, और उसके आगे लिखा था किसी न किसी बड़े आदमी का नाम, कोई उद्योगपति, कोई धन्ना सेठ, कोई पूंजीपति, हर एक के नाम लिखा। जब बहुजन समाज पार्टी का नंबर आया तो उसके सामने 0 लिखा था। तो किसी पत्रकार ने आदरणीय बहन जी से पूछा कि बहन जी, इस देश की हर पार्टी के आगे किसी न किसी बड़े व्यक्ति का नाम लिखा है और आपकी पार्टी के आगे तो 0 लिखा है। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि ये जितनी भी पार्टियां सब उद्योगपति, धन्ना सेठ, पूंजीपतियों के बल पर चलती है। हमारी पार्टी के आगे जो 0 लिखा है इसे हीरो लिख दो, क्योंकि इस देश के गरीब, मजलूम, बेसहारा लोग इस देश के, इस पार्टी के हीरो हैं। उनकी बदौलत ये पार्टी चलती है। आप सोचते हो ये पैसा कहां जाता है? आज पूरे देश में पार्टी चल रही है। हमारी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। आपने देखा होगा देश के किसी भी कोने में अगर कोई चुनाव होता है, किसी भी प्रदेश में कोई भी चुनाव, और जब रिजल्ट आता है तो बहुजन समाज पार्टी का नाम आता है कि बहुजन समाज पार्टी को 2% वोट मिला, 5 मिला, 7 मिला, 10 मिला, 15 मिला, 20 मिला, 22 मिला। और ये भी आता 2 विधायक जीते, 3 विधायक जीते, 1 विधायक जीता, 6 विधायक जीते, 8 विधायक जीते। क्यों आता है? क्योंकि पूरे देश में पार्टी चल रही है। बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं, 4-4, 5-5 मोटरसाइकिल हैं, और वो सब आपकी आंख खुल जाएंगी अगर किसी कोई साथी गया हो किसी प्रदेश में। देख लो आसपास के बहुत बड़े बड़े कार्यालय हमारे, देखने लायक है। हर तरीके की व्यवस्था वहां, रहने की भी, खाने की भी। मैं भी 8-10 प्रदेशों में काम कर चुका हूं। आप जाओगे तो आपकी आंख खुल जाएंगी, इतने बढ़िया ऑफिस है हमारे। और वो कोई किराए के ऑफिस नहीं है, वो सब पार्टी की संपत्ति है। आप लोगों की संपत्ति है, पार्टी के नाम है सारी चीज, गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी और ऑफिस भी। और वो किसकी बदौलत है? उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की नेक कमाई की बदौलत है, जो पूरे देश में पार्टी चलती है। आज पूरे देश में पार्टी चल रही है इन कमजोर, खास तौर से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बदौलत। आज हम 12 साल से सरकार से बाहर हैं। आप सोचो कि कैसे पार्टी चल रही है, कहां से चल रहा है, कितने हमारे ऑफिस हैं, कैसे चलते हैं, कहां से चलते हैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जी आप पैसा देते हो, पता नहीं कहां जाता है। ये सारा का सारा पैसा इस मिशन पे लग रहा है, पार्टी पे लग रहा है। और ये पार्टी किसी की नहीं है, आदरणीय बहन जी के नाम कुछ नहीं है। वो तो मिशन की बागडोर संभाल रखी है उन्होंने। उनके पास तो अपना मकान भी नहीं है। आपको मालूम होगा सरकारी मकान मिला हुआ था आदरणीय बहन जी को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया कि मकान खाली कर दो। एक हमारी नेता ऐसी है जिन्होंने सबसे पहले ये फैसला लिया, और हमारी नेता ऐसी हैं जिनका पहले नंबर का मकान उत्तर प्रदेश के अंदर था, मौजूदा मुख्यमंत्री से भी बढ़िया बना हुआ। बहुत सारे साथियों ने देखा होगा अंदर जाएगा। लेकिन क्यों कर दिया उन्होंने फैसला? क्योंकि उन्हें पहले ही अंदेशा था, एक मकान सामने लेकर बहन जी ने पहले से तैयार करा रखा था, वो भी पार्टी के मिशन के नाम से। जैसी आदेश आया सबसे पहले बहन जी ने वो मकान खाली करके उस मकान में गई। अगर आप पैसा नहीं देते और वो मकान नहीं होता तो क्या हमारी नेता किराए पर रहती? सोचो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अभी हम लोगों से तीसरी चौथी मीटिंग से पहले कह रही थी कि भाई मुझे ये अंदेशा है, जो हमारा पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, कभी भी ये सरकार ये आदेश कर सकती है कि कार्यालय खाली कर दो। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपने पैसा दिया है, मैंने मिशन के नाम से, पार्टी के नाम से 2 बिल्डिंग पीछे लेकर बढ़िया सा कार्यालय तैयार करा दिया। थोड़ा सा काम रह रहा उसमें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, पार्टी की प्रॉपर्टी है। जो भी साथी पार्टी से जुड़ा हुआ वो ये मान के चले, ये प्रॉपर्टी हमारी है। सब कुछ जो देश में पार्टी का है वो सब एक कार्यकर्ता का है, और इसे हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, किसी के बहकावे बनाए, जैसे मदद करते चले आए हैं। अगर आपको पार्टी आगे बढ़ानी है, इस मिशन को आगे बढ़ाना है, इस मिशन को जिंदा रखना है, अपनी सारी संपत्ति को जिंदा रखना, तो पार्टी की पूरी तौर पर आपको मदद करनी चाहिए।
हर स्तर पर मदद करनी चाहिए। आदरणीय बहन जी पूरी तरीके से इस मिशन के लिए समर्पित है। आप ये सोचते हो, बहुत सारे हमारे साथी सोचते हैं और विरोधी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि आदरणीय बहन जी ने बहुत पैसा स्मारक और पार्कों में लगाया। बहुत पैसा नहीं लगाया। अगर बहन जी चाहती इससे 10 गुना भी धोखे से पैसे को इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन आदरणीय बहन जी ने ये पैसा किस लिए लगाया? ये पैसा इस मिशन को जिंदा रखने के लिए, महापुरुषों को जिंदा रखने के लिए और बहुजन समाज को जिंदा रखने के लिए लगाया। ये इमारत जो बनी है, ये पार्क, ये स्मारक आपको देखने में लगते हैं पार्क स्मारक है। ये एक ऐसी मिसाल आदरणीय बहन जी ने कायम कर दी है कि हम रह ना रहें, आप रहो ना रहो, बहन जी रहें ना रहें, लेकिन ये इमारत और मिशन, ये इमारत स्मारक हजारों हजारों साल इस बहुजन समाज को और महापुरुषों को जिंदा रखने की पहचान है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा आखिर में यही आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरी ताकत से इस मिशन को आगे बढ़ाओ, पार्टी को आगे बढ़ाओ हर तरीके से। आज देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किस तरीके की सरकार है, कैसे हालात पैदा कर रखे हैं। जब सरकार आने का वक्त था, बड़े बड़े अच्छे वादे किए थे इन्होंने कहा था कि हम इस देश का काला धन वापस लाएंगे। कोई काला धन वापस नहीं आया। रिकॉर्ड है आज तक, जो काला धन उस वक्त था उससे 4 गुना काला धन आज मौजूद है। किनके माध्यम से? अंबानी जी के माध्यम से, अडानी जी के माध्यम से, विजय माल्या जैसे लोगों के माध्यम से विदेशों में जमा हो गया है। इस देश का एक भी काला धन वापस नहीं आया, एक पैसा नहीं। और इसका सबूत ये है कि जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो हर भाजपा के नेता की जुबान पर देश का काला धन आता था, और जब से इनकी सरकार बनी है, लगाया कि मोदी जी से नीचे तक किसी की जुबान पर काले धन का नाम नहीं आया। इसका सबूत ही जीता जाता। इन्होंने कहा था हम प्रति वर्ष 2000 बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आज 11 साल इनकी सरकार को हो गए, 2 करोड़, 11 साल में 2 करोड़ को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि रोजगार छीनने की तैयारी कर ली। कोई रोजगार नहीं दिया। आज किस हालत में इस देश के नौजवान हैं आप देख रहे होंगे, सब तुम पिक्चर आपके सामने है। और छीनने की कैसे तैयारी कर ली? आज इन्होंने सारे सेक्टर प्राइवेट वालों को बेच दिए। अडानी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हाथ में दे दिए। चाहे वो रेल विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे उद्यान विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, कोई भी विभाग देखने प्राइवेट वालों को दे दिए उसने। अब प्राइवेट वाले जब अपनी मर्जी से काम करेंगे, सरकार की मर्जी से काम करेंगे। जो चीज सरकार ने बेच दी तो प्राइवेट वालों ने ले ली, वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। अब अपनी मर्जी से चलाएंगे तो क्या हालात पैदा होंगे? जिसे तुम कहते हो ना हमारे बेटे सरकारी नौकरी में है, कोई कहता हमारा बेटा मैनेजर है, कोई कहता जीएम है, कोई कहता एसटीएम है, कोई कहता हमारा फलाना विभाग में है। मान लिया किसी का बेटा जीएम है रेलवे विभाग में और उसे 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिल रही है, एक मकान मिला हुआ है, एक गाड़ी मिली हुई है, अपना परिवार पाल रहा, अपने गाँव के परिवार को पाल रहा पूरी तरीके से, पूरा परिवार खुश है। अब प्राइवेट वाले ने ले लिया, आने वाले वक्त में क्या करेगा? वो कहेगा भाई 50,000 की नौकरी करनी कर, गाड़ी भी यहाँ रख, बंगला भी यहाँ रख, और नहीं अपने घर में। अब क्या होगा उसके परिवार का? ये आने वाला वक्त ऐसा आने वाला है। कोई रोजगार नहीं दे रहे, बल्कि रोजगार छीन के बेरोजगार कर रहे हैं।
और बेरोजगारी का मतलब गुलामी। कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? कहते हैं हम किसानों के हक में फैसले करेंगे। कितने हक में फैसले किए किसानों के इन्होंने 11 साल में? रिकॉर्ड उठाकर देख लो, 1 साल तक धरना दे रहे हैं, रोड पे पड़े हैं, कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं। कहाँ ले गए ये किसानों को? आज दाने दाने से परेशान है, कर्ज में डूबा हुआ है हर किसान। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और उसकी जमीन को एक्वायर करके पूंजीपतियों को दिया जाए। कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? इन्होंने कहा था हम डीजल पेट्रोल की रेट कम करेंगे। कब कहा था? जब 60 रुपये 55 रुपये डीजल पेट्रोल बिकता था। आज 95 रुपये 100 रुपये बिक रहा है। 11 साल में कौन सा पैसा कम कर दिया इन्होंने? इन्होंने कहा था हम महंगाई कम करेंगे। उस वक्त को देख लो, आज को देख लो, कहां पहुंचाया दिया इस देश को इन्होंने। कहा था हम छोटे रोजगारों को रोजगार देंगे, बड़े कारखाने वालों के उनकी तरक्की करेंगे। आज सबके कारखाने, बड़े फैक्ट्रियां बंद हो गई। छोटे रोजगार वाले, छोटे उद्योग धंधे वाले सब परेशान हैं। कैसे हालात पैदा कर दिए? इनका मकसद एक ही है। इनका मकसद है, सीधे सीधे इनका मकसद है कि चंद हाथों में इस देश की बागडोर दे दो और बाकी सबको गुलाम बना दो। ये जो हमारे नारे लगाते फिर हैं ना, हमारे पिछले समाज के भाई, हमारे अगले समाज के भाई, जो भी नारे लगाते फिरे, इन्हें एहसास होगा जिस दिन ये गुलाम बनेंगे, और वो दिन दूर नहीं है। नाम क्या लेते हैं? कहते हैं हम मुसलमानों का इलाज कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे पाकिस्तान का ध्वंस देकर डराते हैं। अब आप देखो पाकिस्तान का क्या वजूद है हमारे सामने। पाकिस्तान की कोई अहमियत है? जब भी टीवी खोलोगे आप पाकिस्तान का नाम लेते रहते हैं। क्यों लेते रहते हो भाई? जिसका कोई वजूद हमारे सामने नहीं, क्यों लेते हो उसका नाम? क्यों लेते हो मुसलमानों का नाम आप? और मुसलमानों को क्या नुकसान पहुंचा देंगे? मानसिक तौर पे कमजोर कर रहे हैं, मानसिक तौर पे कमजोर कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर मुसलमान कमजोर नहीं हो रहा, क्योंकि मुसलमान उस जगह पर बैठा है जिस देश की बागडोर उसके बगैर नहीं चल सकती। कहां मिलेगा मुसलमान? मजदूर हर जगह मुसलमान मिलेगा, कारीगर हर जगह मुसलमान मिलेगा, मैकेनिक हर जगह मुसलमान मिलेगा, दस्तकार मुसलमान मिलेगा। मुसलमान उस जगह बैठा है जिस देश की बागडोर नहीं चल सकती, और वो दिन पर दिन तरक्की कर रहा है। मानसिक तौर पर जरूर उसे कमजोर किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों को ये सलाह है कि इन लोगों से छुटकारा पाओ। इन लोगों से कौन छुटकारा दिला सकता है तुम्हें? बहन कुमारी मायावती ही दिला सकती है, और कोई नहीं दिला सकता। क्योंकि आपने देखा होगा इनके गठबंधनों को। समाजवादी पार्टी को कई बार वोट दे के देख लिया, कांग्रेस समाजवादी गठबंधन को भी वोट दे के देख लिया, और जो भाजपा विरोधी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे प्रकाष्ठ के भाई हो, चाहे पिछले समाज के भाई हो, अगर आपने अपना वोट बहुजन समाज पार्टी के वोट में मिला दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, फिर देश की बात छोड़ो, देश में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। क्योंकि ये कमजोर लोग एक हो सकते हैं। ये जो हुकूमत करने वाले लोग हैं, ये कभी इन कमजोर लोगों का साथ नहीं दे सकते। और ये हमारे मुसलमान भाई हैं, कुछ बैठे हैं हमारे साथी, ये भी सोच ले समझ ले, समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं हमारे मुसलमान भाई ज्यादा। एक बार ये फैसला कर लो कि बहुजन समाज पार्टी के वोट में मिला दो, देखो उत्तर प्रदेश या देश में भी भारतीय जनता पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी? किसी हालत में नहीं बच पाएगी। और फिर सोच लो, ये जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये भी सोच लें
कि अगर इस देश में कोई इनका साथ दे सकता है तो ये बहुजन समाज के लोग दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये भी कमजोर है, ये भी कमजोर है। हमारे पिछड़े समाज के भाई भी सोच लो, आप भी कमजोर हो और ये भी कमजोर है, क्योंकि इस देश में सैकड़ों साल ये मुसलमान दलित पिटे हैं और पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जान सकता है। जो हुकूमत कर रहे हुए तुम्हारे दर्द को नहीं जान सकते। अगर कोई कहीं कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचेगी तो ये तुम्हारे लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे पिछड़े समाज के भाई हैं, चाहे दलित समाज के भाई हैं, ये मुसलमानों के लिए खड़े हो जाएंगे। और इन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी तो मुसलमान इनके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पिटे हैं, आप भी पिटे हो। पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जान सकता है। और हमेशा याद रखो, कमजोर का साथ कमजोर दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। गरीब का साथ गरीब दे सकता, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। इसलिए ये भी पिटे हैं, तुम भी पिटे हो, पिटे पिटों का साथ हो सकता, पीटने वाले पिटने वाले का साथ कभी नहीं हो सकता। अगर ना समझ में आई हो तो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी होगी। अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स नहीं होता, अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो वो उसमें मिक्स हो जाता है। दूध क्यों नहीं मिक्स होता, मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी हुई होती है, दूध आता है सीधा खिचड़ी में पड़ जाता है, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा। आप चम्मच से उसे कितना ही भी चलाओगे, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है और मट्ठा भी रही से पिटकर बनता है। पिटे पिटों का मेल हो सकता, पीटने वाले और पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। अगर तुम्हारा आपस में मेल हो सकता, दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का, प्रकाश के गरीब भाइयों का मेल हो सकता है, जो तुम पे हुकूमत कर रहे हैं इनसे कभी तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हम सब लोगों को एक हो जाना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना चाहिए। अब मैं बहुत सारा वक्त मैंने आपका ले लिया। अब मैं खास तौर से अपने संगठन के भाइयों से भी गुजारिश करूँगा। साथियों, पार्टी का संगठन पार्टी की जान होता है और आजकल हम अपने संगठन पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे। आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है कि हम अपने बूथ तक का संगठन पूरी तरीके से मजबूत करना चाहिए। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टी होती है और बहुत सारी पार्टी चुनाव लड़ती है, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो उन पार्टियों का कहीं नाम भी नजर नहीं आता, क्योंकि उनका कोई संगठन नहीं होता। तो इसलिए जिस पार्टी का संगठन होता है वो पार्टी हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए आपको अपने संगठन पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। अपनी कमेटी, जिला कमेटी पूरी तरीके से दुरुस्त करो, विधानसभा कमेटी बनाओ, सेक्टर कमेटी बनाओ, बूथ कमेटी बनाओ और सबको पार्टी से जोड़ने का काम करो। आदरणीय बहन जी का निर्देश है, सर्व समाज के बीच में जाओ, सारी बातों को आप समझाओ और पार्टी से सब लोगों को जोड़ने का काम करो। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, पूरी ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ आप जुड़ेंगे। सर्व समाज के भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, सर्व समाज के बीच में, हर समाज के बीच में जाओ और पार्टी से जोड़ो और एक मिसाल कायम कर दो आने वाले 27 में कि हम सब लोग एक साथ हैं। और जो आज की मगरूरियत की बात कर रहे हैं, हमारा कोई नाम नहीं लेता। कांग्रेस के लोग कहते हैं, समाजवादी के लोग कहते हैं मिलकर कि अब के हम सरकार बनाएंगे, भाजपा के लोग कहते हैं अब के हम सरकार बनाएंगे। तो ऐसे मगरूर लोगों को आपको उखाड़ कर फेंकना है।